Welcome to another lecture on NCERT CBSE Indian Economy। आप जानते हैं कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं और इस पे आज हमारा 4th लेक्चर है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, जिसको हम लिखते हैं IPR 1948। लेकिन इससे पहले कि हम ये स्टडी करें तो हम पहले देखना चाहेंगे कि फ्रॉम 1947 टू 1990 कौन सी पॉलिसीज़ इंडिया में बनी इंडस्ट्री के मुतलिक, क्योंकि 1991 में फिर रिफॉर्म्स हुए। तो रिफॉर्म से पहले जो भी पॉलिसीज़ बनी तो उनके ऊपर एक नज़र पहले दौड़ाते हैं। सो लेट्स मूव। अब देखिए, जो पॉलिसीज़ बनी फ्रॉम 1947 टू 1990, उसमें पहली थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 जो हमने स्टडी करनी थी, जो हमें स्टडी आज करनी है। दूसरी थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। थर्ड वन वाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1969। फोर्थ वन इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973। फिफ्थ वन इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। सिक्स्थ वन थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1980 और सेवन्थ वन थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1985-86। एक्चुअली ये दो पॉलिसीज़ थी लेकिन इनका नेचर सेम था, तो इसलिए हम इनको इकट्ठे स्टडी करेंगे। एक क्लब हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इन पॉलिसीज़, जो 7 पॉलिसीज़ का हमने यहाँ पे तज़किरा किया, इसके अलावा एक अहम चीज़ जो हमने याद रखनी है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1951, या इसको हम इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 कहते हैं। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में जो लाइसेंस सिस्टम या राज जिसको हम कहते थे, तो उसको एस्टैब्लिश उसकी शुरुआत जो है वो इसी एक्ट से हुई। तो उस हैसियत से ये एक्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं ना कहीं हमने डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि इंडिया उस वक्त एक इंडस्ट्रियली बैकवर्ड स्टेट थी, यानी कि इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही बैकवर्ड हालत थी इंडिया में जब ये पॉलिसी बनी। दूसरी चीज़, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस गवर्नमेंट को नहीं थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की, क्योंकि अभी अभी आज़ाद हुई थी ये यानी कि रियासत। और तीसरी चीज़ जो है वो है जस्ट 1 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1947 में आज़ादी और 1948 में जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी। तो विद इन 1 ईयर ये सब कुछ यानी कि किया गया, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा भी टाइम नहीं लिया गया। और फोर्थ चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो ये पॉलिसी है ये एक फाउंडेशनल रोल इसने अदा किया, यानी बुनियादी एक हैसियत रखती है, क्योंकि इसने इंडिया का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है या इकॉनमी का स्ट्रक्चर जो है वो उसकी बुनियाद इसी ने एक्चुअली रखी। तो चलिए अब देखते हैं ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एक्चुअली इसमें है क्या। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने इस पॉलिसी के मुतालिक याद रखनी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो भी इंडस्ट्रीज़ उस वक्त थी कंट्री में, तो उनको डिफरेंट क्लासेस में या कैटेगरीज में, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इनफैक्ट 4 ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 के मुतालिक। अब जो यहाँ पे दूसरी अहम चीज़ बनती है वो ये है कि अब अगर क्लासिफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया, तो किस बुनियाद पे किया गया। तो उसके लिए जो आपने चीज़ याद रखनी है वो है डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल किस इंडस्ट्री पे कितना होगा, उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज को 4 तबकों में, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। अब ये चीज़ आपको इस तरीके से समझ आएगी कि जो पहली कैटेगरी है वहाँ पे गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा कंट्रोल होगा, दूसरी कैटेगरी उसमें इससे कम कंट्रोल होगा, तीसरी में उससे भी कम होगा, और चौथी कैटेगरी में सबसे कम गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। वो चीज़ आगे हमें समझ आ जाएगी जब हम ये कैटेगरीज इंडिविजुअली हम इनको स्टडी करेंगे। तो पहले आप देखते हैं कि कौन सी कैटेगरीज बनाई उस वक्त इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 के हिसाब से, कौन से क्लासेस बनाए गए, कैटेगरीज बनाई गई। तो देयर वर 4 कैटेगरीज जो बनाई गई। पहले का नाम रखा गया पब्लिक सेक्टर, दूसरे का नाम रखा गया पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, तीसरे का नाम कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, और चौथे का नाम
प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर्स बनाए गए और ये नाम आपको याद करने चाहिए। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, पहला सेक्टर है पब्लिक सेक्टर, विच मीन्स, जिसका मतलब है पब्लिक मोनोपोली। अब पब्लिक का यहां पे मतलब है गवर्नमेंट, ओके। मोनोपोली का मतलब या मोनोपोली का मतलब जो है, इट इज मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, या आप प्रोड्यूसर भी यहां पे लिख सकते हैं। यानी कि ये वो फर्म्स होंगी, ठीक है, जो सिंगल सेलर होंगी या कंपनियां होंगी जो सिंगल सेलर्स होंगी, प्रोड्यूसर्स होंगी, जो भी अब वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन इनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट को इन इंडस्ट्रीज पे मोनोपोली होगी। जो भी काम हो रहा होगा, जो प्रोडक्शन हो रही होगी, वो कौन कर रहा होगा? वो गवर्नमेंट के जरिए से हो रहा होगा, ठीक है। वो आपको आगे बात समझ आ जाएगी जब हम इन इंडस्ट्रीज का तज़किरा करेंगे। दूसरा सेक्टर जो है वो है पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि 1948 में जो इंडस्ट्रीज थी, लोगों ने एस्टैब्लिश खुद की थी, यानी कि फर्म्स एस्टैब्लिश की थी, ठीक है ना। अब उनको तो चलने दिया गया, ये दूसरी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो नई फर्म्स एस्टैब्लिश होंगी वो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। यानी कि इसमें वो इंडस्ट्रीज आती हैं जिसमें नई फर्म्स एस्टैब्लिश करने वाला कौन होगा? गवर्नमेंट। और ओल्ड फर्म्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो नई फर्म्स एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है, बस गवर्नमेंट नई फर्म्स एस्टैब्लिश करेगा। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है न्यू फर्म्स कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगा। और ओल्ड फर्म्स दे वर अलाउड टू कंटिन्यू, उनको अलाउ किया गया। अब तीसरी कैटेगरी है कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर के पास ये इंडस्ट्रीज हैं या ये फर्म्स हैं, ठीक है, लेकिन इनका कंट्रोल, इनकी रेगुलेशन और जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की होगी। यानी कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को अपने पॉलिसी के जरिए से रूल्स एंड रेगुलेशन बना के इन फर्म्स को कंट्रोल करेगा या इन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। खुद नहीं चलाएगा, यहाँ पे तो गवर्नमेंट खुद चला रहा है पब्लिक मोनोपोलीज में, और यहाँ पे जो नई फर्म्स बनेंगी वो गवर्नमेंट खुद चला रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट खुद नहीं चलाएगा, लेकिन अपने पॉलिसीज़ के ज़रिए से, रूल्स एंड रेगुलेशन के ज़रिए से इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये रहा तीसरा सेक्टर। और चौथा सेक्टर है प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसको आप प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं। यहाँ पर लोग जो है अपनी मर्जी के मुताबिक फर्म्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज में यानी कि पूरी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया, ठीक है। अब हम थोड़ा और देखते हैं। पहली चीज़ याद रखने की है कि अब पब्लिक सेक्टर में कितनी इंडस्ट्रीज़ आती थीं। तो पहला सेक्टर पब्लिक सेक्टर है, इसमें 3 इंडस्ट्रीज़ आती थीं। दूसरा जो सेक्टर है पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर, इसमें 6 इंडस्ट्रीज़ आती थीं। थर्ड वन कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर, इसमें 18 इंडस्ट्रीज़ आती थीं। और फोर्थ वन जो अब इनके अलावा इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, तो 18 और 6 हुआ 24, 24 और 3 हुआ 27, है ना। तो इन 3 में 27 इंडस्ट्रीज़ आती थी। तो उसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खुली छोड़ दी गई थी, ठीक है। तो दिस वाज द, ये जो किस कैटेगरी में कितनी इंडस्ट्रीज़ आती थी, ये उनका स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्चुअल इंडस्ट्रीज़ पे। देखिए, अब आइए पब्लिक सेक्टर पे, यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, ठीक है। इनको कहा जाता था स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़। इसमें आता है हमारा आर्म्स एंड एमुनिशन, दूसरा एटॉमिक एनर्जी, तीसरा क्या है? रेलवेज। अब ये जो 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें जो प्रोडक्शन होगी या जो भी सेलिंग वगैरह होगी वो किसकी तरफ से होगी? वो गवर्नमेंट की तरफ से होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, गवर्नमेंट ही हर कोई चीज़ करेगा, प्रोडक्शन वगैरह खुद से ही मैनेज इसको करेगा, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जिसको आप कहते हैं पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। अब इनको बेसिक इंडस्ट्रीज कहा जाता था, ठीक है। अब इसमें 6 इंडस्ट्रीज जैसा कि हमने कहा, उसमें पहला है कोल, दूसरा है आयरन एंड स्टील, देन वी हैव एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर, फोर्थ वन इज शिप बिल्डिंग, फिफ्थ वन इज मिनरल ऑयल, सिक्स्थ वन इज टेलीफोन्स,
केबल्स एंड वायरलेस एक्सेसरीज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि अगर किसी की पहले से ही कोल की कोई फर्म है या आयरन एंड स्टील की फर्म है प्राइवेट बंदे की, तो उसको तो ऑपरेट करने दिया गया। लेकिन जो न्यू फर्म अब यहाँ पे एस्टैब्लिश होगी, फॉर एग्जाम्पल शिप बिल्डिंग की कोई नई फर्म सामने आएगी या मिनरल ऑयल की नई फर्म सामने आ जाएगी, तो वो गवर्नमेंट बनाएगा, प्राइवेट बंदे को इसमें इजाज़त नहीं होगी कि वो नई कोई फर्म एस्टैब्लिश करे। तो आई होप कि ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। अब तीसरा है कंट्रोल्ड प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें 18 इंडस्ट्रीज आती हैं, तो ट्रैक्टर्स, मोटर व्हीकल्स, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर रहे हैं, हैवी मशीन टूल्स, पावर है, कॉटन टेक्सटाइल्स है, हैवी केमिकल्स, सीमेंट है, शुगर है, पेपर है, शिपिंग है, मिनरल्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इसमें 18 इंडस्ट्रीज आती थी। अब ये जो 18 इंडस्ट्रीज हैं ये प्राइवेट लोगों की है, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के जरिए से, लाइसेंसिंग के जरिए से इनको कंट्रोल करेगी। ये अपने कारोबार में, प्रोडक्शन में, बाकी चीज़ों में फ्री नहीं होंगे। इनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हर कोई चीज़ करनी होगी। तो ये रहा हमारा तीसरा सेक्टर। और चौथा सेक्टर ऑब्वियसली ये प्राइवेट सेक्टर है, जो हमने देखा कि वी हैव फर्स्ट 3 इंडस्ट्रीज, फिर 6, फिर 18, तो ये 27 बनती है। 27 के अलावा प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई। उन पे गवर्नमेंट का इस तरीके का कंट्रोल नहीं था जिस तरह यानी कि वो बाकी इंडस्ट्रीज पे था। ठीक है। अब और एक चीज़ जो यहाँ पे हमने समझनी होती है IPR 1948 के तहत, वो है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं इनका मामला। अब इसको मैं अलग से डील करूँगा एक लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इनके दरमियान क्या डिफरेंस वगैरह है, तो इसलिए इसको हम दूसरे लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। अब हम फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये जो IPR 1948 है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 है, इसका इम्पैक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा। ठीक है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है और इसको समझने की बड़ी ज़रूरत है। पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे वो ये है कि इट डिटरमाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, नॉट ओनली द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसने इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी का जो नेचर है, हम इंडियन इकोनॉमी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, वो तय कर दिया। अब इसी ने बताया कि कौन सी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में आएगी, पब्लिक कम प्राइवेट में आएगी, कंट्रोल्ड प्राइवेट में आएगी, या फिर मुकम्मल जो फ्री प्राइवेट सेक्टर होगा उसमें आएगी। तो इस हैसियत से इसने इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को जो है वो डिटरमाइन किया। तो ये पहली चीज़ याद रखनी है। दूसरा, अब जब ये पॉलिसी बनी, तो पॉलिसी जब भी बनती है तो उसके पीछे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी वजह से पॉलिसीज बनती हैं, या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स और वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो आने वाली पॉलिसीज में भी गाइडिंग यानी कि गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड उन्होंने की। यानी कि जो यहाँ पे बस पॉलिसी नहीं बनी, वो पॉलिसी क्यों बनेगी, ठीक है, उसके पीछे क्या उसूल होंगे, प्रिंसिपल्स क्या होंगे, तो वो प्रिंसिपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि आने वाले पॉलिसीज में भी उन प्रिंसिपल्स का ख्याल फिर रखा गया। इसके अलावा जो भी पॉलिसी बाद में बनी, ये जो 1948 वाली पॉलिसी है, इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर फ्यूचर पॉलिसीज। अभी आप 1956 में फिर दूसरी पॉलिसी बनी, तो उसका मुकाबला तो फिर 1948 वाली पॉलिसी के साथ होता है। पहले ये देखा जाता है कि ये पॉलिसी इसलिए बनी क्योंकि 1948 वाली पॉलिसी का तज़किरा होता है। फिर जो इसके बाद पॉलिसीज़ बनी, इवन 1991 में जो पॉलिसी बनी, उसका जो मुकाबला जो है, उसकी रेफरेंस जो है वो वापस चली जाती है 1948 वाली पॉलिसीज़ तक। ठीक है, यानी इसको वहाँ पे कंसिडर किया जाता है, इसका नाम भी बीच में आ जाता है। सो द पॉइंट हियर इज कि जो भी पॉलिसीज बाद में बनी, ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन गया, ये एक रेफरेंस पॉइंट बन गया जो 1948 वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन थी। तीसरा जो इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि इसने इंडिया को एक मिक्सड इकोनॉमी बना दिया। अब मिक्सड इकोनॉमी का मतलब है कि जिसमें पब्लिक सेक्टर भी हो और जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी हो। अब ये ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन दिनों रशिया एक तरफ था,
दूसरी तरफ यूएसए था या यूरोपियन कंट्रीज़ थी, या इवन अगर आप रशिया के साथ चाइना को भी जोड़ लें। अब ये जो कंट्रीज़ है रशिया चाइना है, वहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था, वहाँ पे बस पब्लिक सेक्टर था। और ये जो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बिल्कुल कम पब्लिक सेक्टर था, बेशतर प्राइवेट सेक्टर ही था। अब इंडिया को ये चॉइस करना था कि हम क्या करेंगे, बस पब्लिक सेक्टर रखेंगे जैसा कि रशिया का मामला था, या फिर ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ही रखेंगे जैसा कि यूएस का मामला था। तो फिर यहाँ पे पॉलिसी बनी, नहीं हमने एक मिक्सड इकॉनमी बनाना है, हमने पब्लिक सेक्टर को जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ रखना है और प्राइवेट सेक्टर को भी जगह देनी है जहाँ पे इसकी ज़रूरत बनती है। तो एक मिक्सड इकॉनमी वजूद में आ गई। फोर्थ पॉइंट वाज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल। हमने देखा कि जो 4 सेक्टर्स बनाए गए इंडस्ट्री के, उनमें से 3 में गवर्नमेंट का सीरियस कंट्रोल था। पहले में तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट ही चला रहा था, दूसरे में नई फर्म्स गवर्नमेंट ही बनाएगी ये मामला था, तीसरे में जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं काम करेंगे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक करेंगे। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो एस्टैब्लिश हो गया इंडस्ट्री पे। और जो 5th पॉइंट है वो है बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो अडॉप्ट किया गया। ये बात हम आने वाले लेक्चर में ज़्यादा बेहतर समझेंगे, क्योंकि जब हम कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पढ़ेंगे तो उधर पता चलेगा कि जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस दी गई, लार्ज इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस दी, वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी गई। जहाँ पे इस चीज़ को फोकस किया गया कि प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस किया गया। जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट को फोकस किया गया, वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट को भी कंसिडर किया गया। तो उस हैसियत से एक बैलेंस्ड अप्रोच हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक मिक्सड इकॉनमी के साथ साथ जो है जो एम्प्लॉयमेंट है, जो प्रोडक्शन है, उन सब चीज़ों का ख्याल रखने की कोशिश की गई। आई होप कि आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।